Hello everyone, welcome to Score Plus. This is Shailendra Pandey, your physics educator. गाइज हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात किया था। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आखिर किसी भी सर्किट में करंट क्यों फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, इसके दो एंड्स हैं, एक एंड ये है ए और एक एंड ये है बी। इस एंड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा और इस वाले एंड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर VA और VB में कुछ डिफरेंस है तो यहां पर करंट फ्लो होता है, और इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था ओम साहब ने। तो ये सबसे पहला लॉ भी है यहां इस चैप्टर का, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल सिचुएशन सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दैट मींस अगर एक मान लिया जाए इस तरीके का एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का ये एक क्रॉस सेक्शन है और ये एक क्रॉस सेक्शन है। इसका नाम मान लो A है, इसका नाम B है। तो A वाला जो एंड है इसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इसका पोटेंशियल है मान लो VA और इसका अपना पोटेंशियल होगा VB। अगर VA की वैल्यू ज्यादा है और VB की वैल्यू कम है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो प्यारे बच्चों, करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमको ओम्स लॉ से पता चलता है। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बेसिकली गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ओम्स लॉ दो चीज के बीच का रिलेशन देता है। कौन कौन? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी उतना ही ज्यादा यहां पर फ्लो होगा। इसको चाहे आप कहो I प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, या आप ऐसा कहो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका यह भी मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। क्लियर? दोनों में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ऐसा रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाया जाए तो आप सबको पता है कि एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहां पर होता है R। तो इस फॉर्मूले को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू IR। डेल्टा V इज इक्वल टू IR। इस तरीके से आप लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ वेयर दिस R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड resistance of the conductor। resistance of the conductor। प्यारे बच्चों, resistance का मतलब होता है obstacle in the path of flow of electrons। resistance क्या है? it is the obstacle in the path of electrons, or it is the obstacle in the path of current। करंट या इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो रुकावट आती है उसी को प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस भी ही वो फैक्टर है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट कम होता है। फिलहाल ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट होना चाहिए अभी उसकी भी बात मैं आपसे करूंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through the conductor
is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. क्या आप कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर के। या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं इफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये भी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो सकता है। सो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा वी बराबर आई आर, जहां पर आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है या फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब आप सब जान रहे हैं करंट। आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, और कंडक्टर के रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इट सिंपली मीन्स ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर बेटा अगर हम लोग बात करें किसी भी कंडक्टर का, तो देखो जरा, अगर करंट आ रहा है इधर की तरफ तो इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बोलो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। वो सब के सब बोलो इस तरीके से फ्लो कर रहे होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस। और प्यारे बच्चों, जब ये सारे के सारे करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ जा रहे होंगे तो वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होंगे। आसपास के एटम से, आयन से, जो भी वहां मिलेगा वो सभी से कोलाइड कर रहे होंगे, और ड्यू टू कोलिजन उनकी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। यही यहां पर उनके फ्लो में क्या है, ऑब्स्टिकल है। वो जो कोलिजन होता है जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, वही यहां पर रेजिस्टेंस का यानी ऑब्स्टिकल का मेन कारण है। तो रेजिस्टेंस उसी कोलिजन की वजह से होता है। क्लियर? आइए थोड़ा सा आपको मैं ओम्स लॉ के बारे में और बताता हूं। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, डेल्टा वी बराबर आई आर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं, पोटेंशियल के यूनिट की बात करते हैं, तो ये हम सबको पता है कि पोटेंशियल का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर, और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस को हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना, डेल्टा वी अपॉन आई। तो ये वोल्ट तो डेल्टा वी का यूनिट है, इसका मतलब दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। तो आप इस तरीके का यूनिट लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम साहब ने अपने नाम पर दिया कि इसका यूनिट जो है वो ओम भी हो सकता है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। यहां पर अगर हम लोग इन दोनों के बीच के ग्राफ की बात करें तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर करंट है और वाई एक्सिस पर डेल्टा वी है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और अगर इस ग्राफ के स्लोप की मैं बात करूं, इस ग्राफ के स्लोप की मैं बात करूं, तो इस ग्राफ का स्लोप ही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। मैं भी थोड़ी देर में अभी आपको ग्राफ के बारे में, ग्राफ के स्लोप के बारे में थोड़ा सा और भी चीजें कुछ बताऊंगा। फिलहाल आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ में थोड़ा और चीजें समझते हैं। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस
applied between the ends of the conductor and the current flowing through it is a constant quantity which is known as resistance. क्योंकि अगर डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर होता है तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आई भी हो सकता है, ये भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं। तो ये जो हमारी क्वांटिटी है ये, this is the formula of resistance. So what is resistance? Resistance is defined as the ratio of the potential difference and current flowing across the conductor. इन्हीं दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस यहां पर कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो वो ओमिक कंडक्टर्स कहलाता है। और ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, देखिए ओमिक कंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें they are called non-ohmic conductors. तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर्स, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स। फॉलो करने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब आप कहोगे कि वो ओमिक सर्किट है या ओमिक कंडक्टर है। और अगर रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस अगर हमारा वेरिएबल है, तब हम लोग कहेंगे कि भाई ये नॉन ओमिक कंडक्टर है या ये नॉन ओमिक सर्किट है। क्लियर है? इसकी भी बात हम लोग आगे थोड़ा डेप्थ में करेंगे। सो फ्रॉम ओम्स लॉ इट इज ऑब्वियस दैट डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर अगर है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि भाई करंट जो है, फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू 100% बढ़नी तय है। वी कैन ऑल्सो से करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। सो हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है? I बराबर V बाई R, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, सो द करंट is directly proportional to the potential difference. Similarly, current is inversely proportional to resistance, so we can say current is inversely proportional to the resistance. तो अगर resistance बढ़ेगा तो करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ेगा, और अगर करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ेगा तो आप वहां कह सकते हो कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है उसको सर्किट में इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मान लो एक रेजिस्टेंस है R1, और मान लो एक रेजिस्टेंस और है ये वाला R2, और इधर से मान लो कोई करंट आया I। अब जब I करंट यहां पर पहुंचेगा तो I करंट को बेटा दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मान लो R1 जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है और R2 वाला जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है। तो करंट के पास बोलो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वो है जिसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा लाइक दिस, और दूसरा वो है जिसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, और फाइनली करंट फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो करंट फिर दोनों रास्ते में डिवाइड हो जाएगा। I करंट इधर से आएगा तो I1 जाएगा इधर और इधर जाएगा I2।
आई आया, I1 इधर चला गया और जो बचा वो I2 इधर चला गया। और ये ऑब्वियस है, ये 100% तय है कि अगर इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर करंट ज्यादा गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी कैन से I1 इज सर्टेनली ग्रेटर देन I2, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पाथ पर प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। ये यहां पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर आइए रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि आखिर किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक कंडक्टर है, इस तरीके का मान लो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर, देखो कंडक्टर का मतलब ही होता है जिसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पर प्यारे बच्चों ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरीके से एक डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जब भागेंगे, तब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर करंट जनरेट होगा। करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन आई। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट में तो करंट जा रहा है राइट में। इस तरीके का सिस्टम होता है। जब ये सारे के सारे करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये ऐसे जा रहे होंगे तो बोलो आपस में टकरा रहे होंगे। जो आसपास एटम रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई आयंस होंगे, उन सब से वो टकरा रहे हैं। उस कोलिजन की वजह से एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। इसी की वजह से उनके रास्ते में रुकावट आ रही है, और उसी रुकावट को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन्स। आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। When the electron moves from one part of the conductor to the other part, they collide with other electrons, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, with the atoms, ions present in the body of the conductor। उस कंडक्टर की बॉडी में जितने और आयंस होंगे, जितने और एटम्स होंगे, जितने और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये उन सबसे टकरा रहे होंगे। ड्यू टू दीज कोलिजन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू द कंडक्टर। इसी कोलिजन की वजह से वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, और वही लॉस कंडक्टर में हीट के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप सब ने फील किया होगा कि अगर आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, अगर आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका डेस्कटॉप चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका फैन चल रहा है, अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ समय के बाद बेटा 100% हीट हो जाता है। आप सबको यह बात पता है, नहीं तो आप चेक करके देख लेना, है ना। तो हीट इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर क्या है? कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आ रही है। लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, और उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो यहां से हम लोग को यह भी सीख मिलती है कि रुकावटों से हम लोग को झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमको चलते जाना है, हमको टॉप करना है। ये एक एम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपने सोच लिया, देखो आप सब लोग क्लास 10th में हो। प्यारे बच्चों, जब मैं क्लास 10th में था तो मुझसे मेरे एक मामा जी हैं, उन्होंने एक लाइन कही थी। उन्होंने कहा कि बेटा जो भी पेपर में आएगा, आएगा इसी किताब से, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। मैंने अपने दिमाग में स्टिक कर लिया, वाह भाई, अगर इसी किताब से आएगा तब तो फिर मेरा टॉप करना तय है। मैं इसकी एक भी लाइन, इसका एक भी कॉन्सेप्ट, इसका एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मैं उसको इतनी बार प्रैक्टिस करूंगा कि मुझे वो सब चीजें एकदम अंदर तक बस जाएंगी। और वो मैंने जम के मेहनत किया, और रिजल्ट था कि मैं टॉप कर गया। तो प्यारे बच्चों, अगर हम उन रुकावटों से रुके नहीं, उनसे डरे नहीं, उनसे झुके नहीं, तो जीतना तय है। और इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आप पढ़ रहे हो, रोज का रोज आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो,
ठीक, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। लेक्चर का एक अलार्म सेट कर लो कि भाई इतने बजे शैलेंद्र सर का लेक्चर आता है, वो मुझे पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी नहीं है, केवल 45 मिनट्स के लेक्चर हैं। इतनी क्लास आपके स्कूल में भी होती होगी, है ना। तो आप वहां से डेली रेगुलर बेसिस पे अपने लेक्चर बनाओ, एक एक पॉइंट, जितनी बात मैंने मुंह से बोल दी, जितना यहां नोट्स में लिख दिया, सारी चीज आपको 100% आनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप उसके बारे में फीडबैक दीजिए, कोई चीज बुरी लग रही हो तो उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए। इंप्रूवमेंट करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करिएगा, है ना। तो ये हमारे और आपके बीच की बात है। आप इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, मैं तो चाहता हूं भाई, देखो हमको आप बताओगे सर ऐसे नहीं वैसे लिख दो, सर इसको ये सब हटा दो, आप खुद ही लिख लिख के बताया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओगे मैं मेहनत करने को तैयार हूं। लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करोगे। आपको भी कमेंट करके बताना पड़ेगा, यस सर आई वांट टू बी अ टॉपर। आप में से जितने बच्चे अभी इस लाइन को मेरी सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि सर आई वांट टू बी अ टॉपर, मुझे टॉपर बनना है। कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी ऑडियंस में आखिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो टॉप करना चाहते हैं। और जब आप टॉप करना चाहेंगे तभी मैं आपको टॉप करा पाऊंगा, वरना मैं आपको टॉप नहीं करा सकता, है ना। तो पहले आपका ये विल बन जाना चाहिए, सर मुझे इंडिया में फर्स्ट रैंक लानी, आई वांट फर्स्ट रैंक इन सीबीएसई इन होल इंडिया। यही मेरा भी टारगेट है। मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, बहुत सारे बच्चे टॉप भी किए हैं, 96%, 97%, 98%, बट आई वांट ऑल इंडिया टॉपर। और मुझे पता है कि वो आप लोगों में से कोई एक है जो आपके घर में बैठा है, वहां से मेरी बात को सुन रहा है। अगर आप वो जम के मेहनत करोगे तो वो ऑल इंडिया टॉपर फर्स्ट रैंक मुझे मिलेगी, आपकी रैंक होगी, सेलिब्रेट हम लोग करेंगे सब लोग, है ना। तो एक टीचर को यही चाहिए होता है बेटा बच्चों से। आइए देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि ओम्स लॉ कहता है डेल्टा वी बराबर आई आर, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई। यूनिट्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, इट्स यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ओम भी कहते हैं। सिंबल उसका ये होता है। आइए एक एक करके थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, वो कुछ 4-5 चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे? किस पे? सबसे पहला उसका डिपेंडेंस होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। Resistance depends on length of the conductor. Resistance is directly proportional to length of the conductor. सोचो एक कंडक्टर है इतना बड़ा और एक कंडक्टर है इतना बड़ा। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, और आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि L2 बड़ा है। अगर L2 में ज्यादा डिस्टेंस चलनी है और L1 में कम डिस्टेंस चलनी है, तो आप मुझे बता दो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर अगर ज्यादा चलना है तो भाई रास्ते में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, ज्यादा कोलिजन हो सकता है, ज्यादा ऑब्स्टेकल हो सकता है। कम चलना है तो एक बार जल्दी से दौड़ के पार कर जाएंगे, है ना। कहने का मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा है प्यारे बच्चों, resistance is dependent on area of cross section. Resistance is dependent on area of cross section. इसका मतलब अगर एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, लेंथ वही है, बट इसका एरिया A1 था और इसका एरिया A2 है। ये आपको साफ दिख रहा होगा कि A2 बड़ा है, A1 कम है। आपसे कहा जाए बेटा गली गली में जाना है और एक बार हाईवे पर जाना है, दोनों में से ऑब्स्टेकल किसमें कम होगा? हाईवे पर। क्यों? क्योंकि जगह ज्यादा है। जगह ज्यादा है, आराम से सब लोग चले जाएंगे, कोलिजन होने के चांस कम है। जब गली में ही चलाओगे तो गली में ही साइकिल चल रही है, उसी गली में अगर फॉर्च्यूनर किसी ने घुसेड़ दी, उसी गली में किसी ने एक ट्रक भी घुसेड़ दिया,
कोलिजन होना तय है 100%। पतली गली है, वही बगल में साइकिल भी खड़ी है, शर्मा जी की गाड़ी भी खड़ी है, फलाने की वहां बाइक भी खड़ी है, तो ये ट्रक जाएगा तो ऑब्वियस है ना, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस यानी कि कोलिजन जो है वो कम होता है। तीसरा डिपेंडेंस होता है बेटा मटेरियल पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब्सटेंस 3 कैटेगरी का हो सकता है, कंडक्टर, रेजिस्टर या सेमी कंडक्टर कह लो, इंसुलेटर। 3 कैटेगरी है। कौन कौन सा? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आराम से फ्लो करते हैं, करंट फ्लो हो जाता है, कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो अभी फ्री नहीं है, दे आर नॉट करंटली फ्री, हैं बट अभी फ्री नहीं है, उनको कुछ जुगाड़ करोगे तब फ्री हो पाएंगे। तीसरा होता है इंसुलेटर, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अब पता चला अगर वो कंडक्टर का जो मटेरियल है, अगर वो मान लो जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है, वो रबर का है, तब तो फिर वहां पे भाई साहब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ, है ना, क्योंकि वहां तो करंट फ्लो करने से रहा। या फिर अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि भाई सिल्वर है और ये कॉपर है, आप सबको पता है सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो आखिर कॉपर में ऐसी क्या बुराई है? तो कहेंगे सर मटेरियल अलग है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग है। जब आप लोग क्लास 12th में आओगे तो आप लोग ये सब चीजों को डिटेल में पढ़ोगे। ऐसे एक टर्म होता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो है वो भी उस मटेरियल पर डिपेंडेंट है। मोबिलिटी अलग अलग है तो चार्ज को फ्लो करने में जो ईज होता है, जो इजीनेस होता है, वो भी अलग अलग है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसलिए रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भाई साहब डिपेंड करता है क्या? अगर कंडक्टर की बात कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया तो सोचो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सब भड़बड़ा के भागेंगे इधर उधर। और जब सब इधर उधर भागेंगे तो कोलिजन होने के चांस ज्यादा है। चांस कोलिजन का बढ़ेगा भाई साहब तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। मैं बार बार कंडक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेमी कंडक्टर में नेचर उल्टा होता है, वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। उसकी बात कभी करेंगे आगे, परेशान मत होइए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस यानी कि एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन सब चीजों पर वो डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन I होता है। इसका यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को प्यारे बच्चों ओम भी कहा जाता है और उसका सिंबल ये होता है। तो इसका जो यूनिट है, द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। अब आपसे अगर मैं कहूं बेटा 1 ओम बताओ जरा, व्हाट इज 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, पूछा जाता है ये कि भाई 1 ओम क्या है, तो आप कहोगे सर अगर रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन I, और सर अगर इस फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ले लें 1 वोल्ट, करंट हम लोग सर ले लें 1 एम्पियर, तो सर यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा दैट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सर अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, जैसे एक कंडक्टर है, इस एंड का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 1 वोल्ट का।
और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। आप कहोगे सर इफ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड and potential difference across its ends is 1 volt, then the resistance of the conductor is 1 ohm. तो आप लिख सकते हैं 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर का करंट हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों 1 ओम के बराबर होता है। अब आ जाओ, कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 एम्पियर, इज 0.1 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 0.1 वोल्ट के बराबर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, सिंपल, वी विल अप्लाई ओम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो हम लोग कहेंगे 0.1 वोल्ट अपॉन 2, यानी कि 0.05 ओम्स। ये हमारा आंसर हो गया। Next, a simple electric circuit has 24 volt battery and resistance of 60 ohm. V पता है और R पता है. What will be the current in the circuit? तो current is equal to V by R. भाई V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों 24 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। डिवाइड करो भाई, 2 से कैंसिल करेंगे 12 आएगा, फिर से करेंगे 30 आएगा, फिर से 2 से करेंगे 6 आएगा, इसका 15 आएगा, यानी कि करंट की वैल्यू हमारी कितनी आई 6/15। 3 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा और ये 5 आएगा, तो 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। तो आपको ये बोला कि भाई जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हमने वैसे भी नेग्लिजिबल ही मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। कह रहे हैं कि 220 वोल्ट से जब कनेक्ट किया तो 3.4 एम्पियर का करंट लेता है। बताओ जरा अगर मैं 110 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा तो कितना लेगा। देखो यार, आयरन वही है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो वही है। इसका मतलब आप कहोगे इनिशियली वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट, और उस कंडीशन में करंट कितना था 3.4 एम्पियर। सेकेंड कंडीशन में हमसे कह रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू ले लो 110 वोल्ट, और उस कंडीशन में करंट की वैल्यू को बता दो। तो प्यारे बच्चों, पहले आप यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करो भाई। यहां पर तो आप कहोगे V1 बराबर I1R, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी V1 अपॉन I1। V1 है हमारा 220 वोल्ट और करंट है हमारा 3.4 एम्पियर। रखने के बाद वैल्यू आ गई ओम्स में। देखो हमने यहां से रेजिस्टेंस को निकाला, क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में भाई आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस सिर्फ चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने पर, वो तो चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस वही है। अब हम यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, यही ओम्स लॉ, V2 बराबर I2R। ठीक, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी V2 बाई R। V2 की वैल्यू इस बार है 110 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 220 अपॉन 3.4, तो वो 3.4 आएगा बेटा ऊपर, इसको कैंसिल करोगे आएगा 2, तो करंट I2 की वैल्यू आ जाएगी 1.7 एम्पियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए ग्राफ समझाते हैं आपको वोल्टेज यानी कि V और I के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यही समझ लो ग्राफ होता क्या है। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज अ
रिलेशनशिप, ग्राफ इज अ रिलेशनशिप या ग्राफ शोज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है, जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है, उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। सो ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ x। आप लोगों ने सबने एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y बराबर mx। y बराबर mx एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ऐसे जा रही होती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें m का मतलब होता है इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। अब बात आई सर ये स्लोप क्या होता है, तो बेटा स्लोप का मतलब होता है स्लोप रिप्रेजेंट्स, स्लोप रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन, slope represents inclination of a line from x axis। कोई भी लाइन का x एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है, कितना उसका एंगल है, इसी एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप से। अगर एंगल की वैल्यू ज्यादा है तो प्यारे बच्चों स्लोप की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, है ना। 0 से 90 डिग्री की केवल मैं बात कर रहा हूं। 0 से 90 में अगर एंगल बढ़ रहा है, 0 से 90 में अगर एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी हमारा बढ़ रहा है। देखो मैं बहुत इजी शब्दों में अभी आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th में है ना। बहुत ज्यादा मैं इसको अभी टफ नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूं इजी करके। बाकी जब आप लोग 11th में आएंगे, 12th में आएंगे तो और डेप्थ में आपसे बात करेंगे कि आखिर ये स्लोप क्या होता है, काफी डेप्थ में तब इसकी बात हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल पहले बेसिक तो दिमाग में आ जाए। बेसिक होता है स्लोप रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और 0 से 90 के बीच में एंगल बढ़ता चला जाएगा तो स्लोप भी हमारा बढ़ता जाएगा। 90 के बाद मामला थोड़ा अलग होता है, उसकी बात करेंगे कभी। तो फिलहाल ये स्लोप है, क्लियर। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे आप स्लोप बता दो, तो स्लोप का मतलब हो गया बेटा y अपॉन x, और y अपॉन x का मतलब सिंपल है इन योर ग्राफ। आपके ग्राफ में अगर कभी बात किया जाए तो स्लोप का मतलब क्या है, y अपॉन x का मतलब क्या है, y अपॉन x का मतलब है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन द क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पर जो लिखा है डिवाइडेड बाई जो x एक्सिस पर लिखा है। जैसे अगर इसके पहले वाले यहां ग्राफ की हम लोग बात करें, जहां पर मैंने ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया था, ध्यान से देखिएगा, जहां पर मैंने बनाया है ये देखो भाई, यहां पर देखो सब लोग ध्यान से, ये मैंने ग्राफ बनाया था। मैंने सिंपल बता दिया था कि मैं इसकी बात बाद में करूंगा, तो जरा यहां पे समझो। अगर यहां पर मैंने स्लोप लिखा तो स्लोप का मतलब क्या है, m, और m का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, दैट इज I। तो जरा सोचो, डेल्टा V बराबर IR होता है, I से I कैंसिल होगा, तो क्या यही रेजिस्टेंस के बराबर है। इसीलिए मैंने आपको यहां पे डायरेक्टली बोल दिया था कि इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपसे कहा जाता कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारा करंट है, ध्यान से देखो भाई, यहां एक्स एक्सिस पर करंट था, अभी हमने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। यहां पर वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस था, हमने वाई एक्सिस पर करंट ले लिया। अब यही ग्राफ कुछ बनेगा भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन,
बट उस स्ट्रेट लाइन का प्यारे बच्चों एंगल अलग होगा। यहां पर एंगल ये था और अभी एंगल कुछ अलग है। इस वाले ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा स्लोप बताओ, तो अब इस ग्राफ का स्लोप क्या है जरा ध्यान से सोचो। क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो जरा चेक करिए क्या ये 1/r के बराबर है। इस वाले ग्राफ का स्लोप 1/r और इसका स्लोप r। तो प्यारे बच्चों किसी भी, मैं आपको बताऊं, किसी भी ग्राफ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वांटिटीज की बात हम लोग कर सकते हैं। किसी भी ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। पहला है उस ग्राफ का स्लोप और दूसरा है उस ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर द ग्राफ। तो समझ जाओ, स्लोप का मतलब है क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस, या चेंज इन द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज द स्लोप। क्लियर है? फिर आई एरिया की बात कि सर एरिया फिर क्या है? एरिया होता है बेटा दोनों का मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस ग्राफ के नीचे का एरिया बताओ, तो इस ग्राफ के नीचे देखो ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का एरिया होगा बेटा हाफ बेस इनटू हाइट। मतलब अगर एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटीज का क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। y इंटू एक्स करना पड़ेगा या x इंटू वाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर y एक्सिस पर कुछ है, x एक्सिस पर कुछ है और आप उनका प्रोडक्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? एरिया। y अपॉन x कर दो तो हमको मिलेगा स्लोप। फिलहाल मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के दोनों ग्राफ्स के बारे में बताया है, इसके पीछे वाली अभी स्लाइड में बताया था। ठीक, एक में स्लोप r के बराबर है, दूसरे में स्लोप 1/r के बराबर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कब r होगा और कब 1/r होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में। तो सब्सटेंस बेटा यहां पे 3 टाइप का है: गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर्स, है ना। तो गुड कंडक्टर्स का मतलब है दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, आर गुड कंडक्टर्स, बढ़िया कंडक्टर्स हैं। दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट वेरी इजिली, बहुत इजिली वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं और करंट इसमें यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजिली यहां पर फ्लो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो सिल्वर जो होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर जो होता है दैट इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर जो होता है ये हमारा सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का या एल्यूमिनियम का। इसीलिए आपने देखा होगा घर में जो वायरिंग कराई जाती है, अब भाई साहब हम लोग अंबानी अडानी तो है नहीं कि हम लोग सिल्वर की वायरिंग करा लें, हो सकता है उन्होंने भी ना कराई हो, है ना। तो सिल्वर नो डाउट सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन महंगा बहुत है, तो हम लोग उसका वायरिंग नहीं कराते। हम लोग फिर किसका करा लेते हैं? कॉपर का। जिनके पास ज्यादा नहीं है तो कॉपर की बजाय फिर एल्यूमिनियम करा लेते हैं, थोड़ा और सस्ता हो जाता है। क्लियर? लेकिन सबसे बढ़िया सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। सो दीज आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, इसीलिए वो यूज किया जाता है। अब आते हैं रजिस्टर पर। सो दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, गुड कंडक्टर के कंपैरिजन में इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर्स। द अलॉयज लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंट या यूरेका भी आप बोल सकते हो, दे ऑल हैव क्वाइट लार्ज रेजिस्टेंसेस, सो दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे आप सबने देखा ही होगा इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर ये जो यहां पर स्प्रिंग लगा होता है, जिसमें आप जब करंट फ्लो कराते हो तो ये वाला ये जो स्प्रिंग है यही आपका हीट होता है। हीटर जो होता है उसमें भी आपने देखा होगा इस तरह का स्प्रिंग लगा होता है। तो ये जनरली नाइक्रोम, मैग्नीन या फिर आपका कॉन्स्टेंटिन का बना होता है।
नाइक्रोम का वायर जनरली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जब इसमें जनरेट होगा तो पहली बात वो जल्दी मेल्ट नहीं करता, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी उसकी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका काम ही है हीट होना। जब करंट फ्लो कराओ हीट हो जाए, जब हीट होकर के कपड़े के ऊपर रखो तो कपड़ा एकदम सीधा, है ना। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम सब्सटेंसेस को समझते हैं। अगली कैटेगरी है इंसुलेटर्स। सो दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इनका जो रेजिस्टेंस है वो नियरली कितना होगा? इनफाइनाइट, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। एट फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो रबर होता है, रबर इज द बेस्ट एक्सीलेंट इंसुलेटर। इसीलिए जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन काम करता है तो वो अपने हाथ में जनरली रबर का ग्लव्स पहनता है, क्योंकि रबर इंसुलेटर है। अगर कहीं कोई कटा वायर या ऐसा कुछ भी होगा तो वो बच जाएगा, उसको झटका नहीं लगेगा, है ना। इस वजह से रबर जो है वो एक्सीलेंट होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लें। नेम द लॉ विच रिलेट्स करंट ऑफ द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करने वाला लॉ एक ही है, जिसका नाम है ओम्स लॉ, और फॉर्मूला आता है डेल्टा V इज इक्वल टू IR। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। तो ओम यूनिट होता है भाई साहब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेम द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सिंबल उसका ओम होता है ये, और ये इसका यूनिट होता है ओम। ओम को हम लोग वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। कह रहे रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर flowing in it. What potential difference is there? So potential difference delta V is equal to IR। करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 20 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस भाई साहब कितना हो गया? 40 वोल्ट्स के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 20 वोल्ट्स is applied across the ends of the resistance of the 5 ohm. What current is flowing in the circuit? So current is equal to delta V by R। delta V की वैल्यू है 20, रेजिस्टेंस है 5, तो करंट भाई साहब कितना हो गया? 4 एम्पियर। देख लो, एकदम छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एकदम है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर लें। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इज 6 वोल्ट। व्हाट इज करंट? तो करंट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर जैसा ऑप्शन हमारा C वाला है, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं when 4 ohm resistor is connected across the terminal of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through resistor per second। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आपसे कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो बोलो करंट निकाल लेंगे। करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो करंट कितना आएगा? 3 एम्पियर। अब क्योंकि जो करंट होता है यही है Q बाई T, इट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली करंट नहीं पूछा, आपसे बोला नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ कूलम्स का मतलब चार्ज पर सेकेंड पूछ रहे हैं, और चार्ज पर सेकेंड ही करंट है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? 3 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। Ohm's law gives the relationship between current and resistance. No. Resistance and potential difference. No. Potential difference and electric charge. No. Current and potential difference. Yes. V और I के बीच का रिलेशन बताता है Ohm's law. Keeping potential difference constant. Potential difference V हमारा constant है। अच्छा जी। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल्ड, करंट विल बिकम। तो बेटा देखो, अगर V कांस्टेंट है और V बराबर IR होता है, तो आप कह सकते हो IR इज कांस्टेंट। अगर IR कांस्टेंट है तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को डबल किया
तो करंट हमारा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ हमारा बी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ प्यारे बच्चों बी पार्ट। Last concept is effect of the temperature on the resistance. It has been found that resistance of all pure metals yani conductors, that means we are discussing it for conductors. किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर आर नॉट क्या है, इट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, किसी टी टेम्परेचर पर। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और डेल्टा टी का मतलब प्यारे बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर्स के लिए जनरली अल्फा पॉजिटिव होता है। ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, इट इज नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है। और यहां से हमें पता चलता है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई साहब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। तो देखो लिखा है फॉर प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। सो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीजों को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा और डेप्थ में इस चैप्टर को ले चलेंगे ताकि आप लोगों को और मजा आ जाए, एकदम फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी लोग जमकर पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए।